हे गाइस, दिस इज अभिषेक मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल स्टीम्ड एजुकेटर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर, जो कि गाउस लॉ और ई फ्लक्स के नाम से जाना जाता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस चैप्टर को हम लोग बहुत आसानी से और इसके एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ईजिली पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स या ई फ्लक्स। जैसा कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, आप ऐसे समझ सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जितनी हमारी किसी सरफेस को परपेंडिकुलरली या नॉर्मली क्रॉस करती हैं वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। जैसे कि ये बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जा रही हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस येलो कलर के एक एरिया से क्रॉस हो रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रॉस हो रही हैं। यहाँ पर भी 5 लाइंस क्रॉस हो रही हैं डेफिनेटली, बट एरिया थोड़ा सा कम है। आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 लाइंस क्रॉस हो रही हैं। ये वाली लाइन भी इसको थोड़ा छू के जा रही है, क्रॉस कर रही है, लेकिन ऐसे घुमा देने से इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइनें थोड़ी कम जाएंगी। और इसको थोड़ा टिल्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइनें और कम जाएंगी, और पूरा ऐसे हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन केवल एक जाएगी। आप सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा इसकी नॉर्मल सरफेस रखेंगे हमको नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइनें उतनी ज़्यादा मिलती जाएंगी। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझते हैं कि हमारा एरिया, किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा नॉर्मल होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसी हैं तो इसका नॉर्मल वेक्टर जस्ट इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे एरिया और नॉर्मल वेक्टर, ये क्या बात हुई? क्या वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है? क्या सॉरी, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है? यस, डेफिनेटली एरिया हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया को वेक्टर डायग्राम से ऐसे समझते हैं, यहाँ पर जैसे कि हमारा ये कोई सरफेस है, ये टॉप व्यू है और ये इसका साइड व्यू होता है। ये हमारा अगर ऑब्जर्वर इस साइड है, कोई ऑब्जर्वर हमारा इस साइड है, तो उसको ये सरफेस पे नॉर्मल एरिया ऐसे दिखेगा। अगर ऑब्जर्वर हम इसको ऐसे देखेंगे तो एरिया वेक्टर इसका जस्ट मेरे ओर आएगा और बॉडी से दूर ऑब्जर्वर की ओर, यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर इसकी ओर आएगा जस्ट ऐसे। आप देख सकते हैं बोर्ड का एरिया वेक्टर आपकी ओर आएगा, बोर्ड से थोड़ा दूर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसको और आसानी से समझने के लिए हम लोग येलो कलर का एरिया वेक्टर दिखा देंगे जो इस एरिया के जस्ट नॉर्मल होगा। तो इस समय एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इससे क्रॉस होती हुई दिखेंगी और ई फ्लक्स मिलेगा। अगर हमने इसको थोड़ा टिल्ट कर दिया तो एरिया वेक्टर इससे 30 डिग्री पे जाने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से। हमें नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइनें कुछ कम मिलेंगी, लेकिन अगर हमें इसका प्रोजेक्शन लेना हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के अलोंग कितनी जाएंगी, तो कुछ ऐसा प्रोजेक्शन आएगा और हमें ये जो एरिया मिलेगा ये हो जाएगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के अलोंग होगा। यहाँ पर इसका एरिया ये a cos 30 हो जाएगा। यहाँ पर 60 है, इसका प्रोजेक्शन अगर यहाँ पर लेंगे तो हो जाएगा a cos 60, और यहाँ पर तो प्रोजेक्शन लेने की कोई नीड ही नहीं है, सीधे सीधे 90 एंगल दिख रहा है, a cos 90। आप इसको और आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, फाई हमारा E डॉट A होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। डॉट को आप लोगों ने वेक्टर चैप्टर पढ़ रखा होगा। E डॉट A हमारा A cos थीटा होता है। A cos थीटा हम लोगों का A परपेंडिकुलर की तरीके यूज होता है, जिसको हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। A परपेंडिकुलर और A cos थीटा इज द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट कास्टेड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन अ वॉल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और ये एक वॉल है, हमने एरिया वेक्टर को ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर के रखा हुआ है। इसका प्रोजेक्शन अगर हम देखेंगे तो ये थीटा एंगल से वर्टिकल से थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर रखा था, इसका प्रोजेक्शन आएगा ये वाला
अगर एरिया इसका ए है, इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा ए कॉस थीटा, और वॉल पे हमें ए कॉस थीटा प्रोजेक्शन मिलेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि अगर मेरे पास ये मेरा प्लेन है और इस समय मैंने प्लेन को ऐसे रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसा आया है, या ऐसे रख देंगे तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कर दूं, अपने हाथ को वर्टिकल से 60 डिग्री रोटेट कर दूं, तो एरिया भी 60 डिग्री रोटेट होता आपको दिख रहा होगा। जैसे हमारा हाथ ऐसे था और 60 डिग्री रोटेट हो जाने पर एरिया वेक्टर भी रोटेट होता दिख रहा है, वैसे ही यहाँ पर जब इसका प्रोजेक्शन ऐसे से ऐसे लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही आएगा। इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ जाएगा ए कॉस थीटा। उम्मीद है ये प्रोजेक्शन वाली बात आपको समझ में आई होगी। ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं फ्लक्स पे बेस्ड। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द फॉलोइंग हाफ सिलेंडर कर्व्ड सरफेस। हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर और उसकी हाइट स्मॉल एच दी गिवन है। हमको कैसे भी करके इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस गिवन है ई, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है हमें ये कैलकुलेट करना है। और ये हाफ सिलेंडर है, आधा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी शेप आती है वो शेप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जब जाती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस से उस पर्टिकुलर एरिया की वजह से आगे जो वॉल हम एज्यूम करते हैं वो कितना एरिया वो शेप बना रही है वो देखते हैं। यानी कि इस एरिया का प्रोजेक्शन इस वॉल पर कैसा पड़ेगा ये देखते हैं। आप देख सकते हैं ऐसा करके ये एक ऐसा एरिया बना रही होगी यहाँ तक, और जो एरिया होगा वो इतना होगा, इतना एरिया, ये एरिया बना रही होगी। इसका प्रोजेक्शन इतना मिल रहा होगा हमें, जिसकी जो विड्थ होगी वो होगी 2r और हाइट होगी h। तो ये हमारा एरिया हो गया। इन दिस वे अपना फाई हो गया E इंटू 2RH। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये तो हम लोगों ने समझ लिया अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था। बट अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए, लाइंस अगर बहुत पास पास हैं, फिर फर्दर अचानक से लाइन दूर दूर होने लगे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उससे अगर कोई फ्लक्स हमारा या कोई शेप जा रही है, इस एरिया से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारी यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए छोटा सा एरिया कट कर लेंगे जिसको बोलेंगे dA1। और यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतने के लिए, इतने छोटे से एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी कांस्टेंट है, वो हमने ले लिया E1। फिर ऐसे हम इतना छोटा सा एरिया और यहाँ पर कट कर लेंगे, और यहाँ वाले एरिया के लिए हमारा एरिया आ गया dA2 वेक्टर, एरिया वेक्टर, और मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E2। और ऐसे फर्दर यहाँ पे कट कर लेंगे, इसका एरिया आ गया dA3। इन सभी को ऐड कर देंगे, यानी कि dA1 वेक्टर E वेक्टर डॉट प्लस E1 वेक्टर सॉरी E2 वेक्टर डॉट dA2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डॉट dA3 वेक्टर। ऐसे इन सब को अगर जोड़ते जाएंगे छोटे छोटे ब्लॉक बना के, इस प्रकार हमें पूरा एरिया मिल जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E मिल जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E डॉट dA, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी E आएगी, dA इन सब को एरिया को पूरे क्लोज इस एरिया के लिए इंटीग्रेट कर देंगे अगर, तो ये हमारा आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और dA वेक्टर इक्वल्स टू फाई नेट। ऐसे भी हमें आगे क्वेश्चन ट्राई करने होंगे। अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए तो उसमें हमें कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। छोटे छोटे एरिया हम लोग कट करेंगे और उन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसका मल्टीप्लाई करके उन सबका इंटीग्रेशन कर देंगे, सम कर देंगे। ओके, मान लीजिए आपको ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए समझ में आ गया। यूनिफॉर्म के लिए हमारा
सिंपल सा फॉर्मूला होता है ई डॉट ए इक्वल टू फाई, ये हमारा यूनिफॉर्म के लिए होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या ई ए कॉस थीटा। क्वेश्चन और भी बहुत सारे बन सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारा कोई हमको एक स्फीयर दे दिया गया है, इस स्फीयर पे अगर हम कोई छोटा सा एरिया कट कर लेते हैं तो वो छोटा सा एरिया प्लेनर एरिया कहा जाएगा। प्लेनर मतलब इस प्लेनर एरिया पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहली बात तो हम लोगों ने छोटा सा एरिया अगर कट किया तो वो dA1 होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हॉरिजॉन्टल जा रही है लाइक दिस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी ये है, आप देख सकते हैं ई और ए के बीच का एंगल हमारा ये कुछ थीटा से बनेगा। ई और डी ए के बीच का एंगल थीटा जो है वो हमारा एक्यूट एंगल है, तो हमारा जो फाई आएगा नेट फाई वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि ग्रेटर देन 0। किसी केस पे मान लीजिए यहाँ पे हमने छोटा सा फ्रेगमेंट कट कर लिया और एरिया वेक्टर कुछ हमारा ऐसा आएगा डीए, तो डीए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पे टेंजेंट का काम कर रही है। यहाँ पर हमारा फाई 0 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग छोटा सा एरिया कट कर लें तो डीए वेक्टर हमारा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इन दोनों के बीच का एंगल 180 होगा, तो भी हमारा नेट फ्लक्स 0 होगा। सॉरी, नेट फ्लक्स 0 नहीं होगा, नेट फ्लक्स हमारा नेगेटिव होगा, बिकॉज ई डी ए कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस ई डी ए आ जाएगा, माइनस ई डी ए वेक्टर के मॉड हट जाएंगे, फाई इक्वल टू माइनस टाइम्स ई डी ए, यहाँ पर एक्यूट होगा। कभी एंगल अगर E और DA के बीच का ऑब्ट्यूस हो जाए तो हमें फाई की वैल्यू लेस देन 0 मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कॉस 90 से 180 के बीच में नेगेटिव वैल्यू अचीव करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक चीज़ आपको और इस चीज़ में याद रखनी है, एक कॉन्सेप्ट, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे जा रही होती है और जो हमारा एरिया वेक्टर इससे बाहर आ रहा होता है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, यानी कि फ्लक्स हम लोग पॉजिटिव उसको कंसीडर करेंगे जिसमें एरिया बाहर जा रहा है। मान लीजिए हमारा ऐसा कोई शेप है और इससे हम लोगों ने एरिया ऐसे छोटे छोटे लेके बाहर की ओर माने डी ए छोटे छोटे फ्रेगमेंट कट करके डी ए के, तो यहाँ पर हमारा जो फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर अंदर की ओर हम डी ए मान लें, कैसे भी अगर कोई शेप बने, तो वहाँ पर हमारा फाई नेगेटिव होगा। इन शॉर्ट हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जितनी भी लाइन बाहर निकलती हैं वो हमारा फ्लक्स पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और जितनी हमारी इसकी और लाइन आ रही होती है उसको नेगेटिव किए कंसीडर करते हैं। एक क्वेश्चन इसी पर एक लेते हैं बेस्ड, काफ़ी आसान सा। हमको एक क्यूब गिवन है, जिसकी साइड ए है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये हमारा एक क्यूब है, सभी साइडें इसकी सेम है, ए एंड ए। ओके, हमें इस पूरी क्लोज क्यूब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हमें
इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा वो कैलकुलेट कराना है। ओके, फिगर काफ़ी हेक्टिक है, तो इसके लिए मैं थोड़ी चौक का कलर चेंज करना चाहूँगा। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, हमें कितने इसके सरफेस मिल रहे हैं, कितने एरिया वेक्टर मिल रहे हैं, 6 एरिया वेक्टर मिल रहे हैं। जैसे कि एक तो ये वाला जिसको बोलेंगे ए ई एच डी, और इस का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की ओर जा रही है, आई कैप और ई, ये इसका आंसर आएगा। दूसरा, हमको ये वाली सरफेस मिल रही है, इसका एरिया वेक्टर इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो माइनस का आई कैप हम लोग रखेंगे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी साइड होगी, ये एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड है ही, और ये सरफेस है बी एफ जी सी, ई ए फ्लक्स जो होगा ई ए स्क्वायर आई कैप। बाकी जितनी भी सरफेस होंगी इस पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा एरिया वेक्टर है, उनके बीच का एंगल 90 हो जाएगा। यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ये, यहाँ पर भी ये 90 हो जाएगा। ये दो सरफेस हो गई। ये जो फ्रंट सरफेस आपको दिख रही है, नेम है ई एफ जी एच। इस सरफेस पर एरिया वेक्टर हमारा ऐसे टॉप बाहर की ओर होगा, बोर्ड से परपेंडिकुलर, वहाँ पर भी 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 90 होगा। पीछे वाली सरफेस जो ए बी सी डी, उस सरफेस से भी हमारा नेट फ्लक्स 0 होगा क्योंकि एरिया वेक्टर उससे पीछे की ओर जा रहा होगा इस साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है। दोनों के बीच का एंगल 90 होने से cos 90 0 होता है। इस पूरे टोटल क्लोज क्यूब की वजह से हमें अगर फ्लक्स निकालना है तो सबको जोड़ देंगे सारी सरफेस की वजह से। आप देख सकते हैं ये इसको कैंसिल कर देगा, बाकी सब 0 आ रहा है, तो नेट फ्लक्स 0 आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, गॉस लॉ, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि अभी हम लोग काफ़ी डिफिकल्टी से निकाल लेते, इंटीग्रेशन करते थे और बहुत कॉम्प्लेक्स डिराइव करते थे कॉम्प्लेक्स मेथड से, वो अब गॉस लॉ से काफ़ी आसानी से निकलेंगे। तो गॉस लॉ होता क्या है इसको समझते हैं पहले। गॉस लॉ कुछ नहीं, बहुत आसान सा लॉ है जो कि कहता है कि ई डॉट ए जो हमारा एरिया वेक्टर है, डी ए भी कह सकते हैं, पूरे क्लोज लूप के लिए या क्लोज इंटरवल के लिए वो हमारा सिग्मा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारी एक क्लोज सरफेस है जिस पर Q1 Q2 माइनस Q3 चार्ज रखे हुए हैं, बाहर Q4 एंड माइनस Q5 चार्ज रखे हुए हैं। ये पॉइंट चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर लेनी है ई नेट, वो इन सभी चार्जेस की वजह से होनी चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय all the charges either inside or outside. I mean to say इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ले रखी है वो सारे चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस्ड हुई है, चाहे वो अंदर हो चार्ज चाहे वो बाहर रखे हो। लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो हमें चार्ज लेना है वो केवल क्लोज्ड बॉडी के अंदर ही लेना है। ये क्लोज्ड बॉडी हमारी गाउसियन सरफेस बोली जाती है। गाउसियन सरफेस
गॉसियन सरफेस के अंदर के जितने चार्ज होते हैं राइट हैंड साइड में केवल हमें उन्हीं को कंसीडर करना है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ले रखी है वो सभी चार्जेस जितने इनसाइड और आउटसाइड दोनों रखे हैं उन सभी की वजह से प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से, जबकि राइट हैंड साइड में हमें चार्जेस केवल इनसाइड वाले ही कंसीडर करने हैं। इन सभी चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल से आप इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे। मान लीजिए मेरे पास एक टैप है, ये टैप से पानी आ रहा है, टोटल 10 लीटर पानी मान लीजिए इस टैप से आता है। इस टैप को मैंने बंद कर दिया है एक गॉसियन सरफेस से। इस गॉसियन सरफेस से 10 लीटर अगर पानी टोटल आ रहा है, मान लीजिए ये पानी ऐसे ऐसे निकल रहा है, 5 लीटर इस साइड और ऐसे निकल रहा है 5 लीटर इस साइड। मान लेते हैं 5 लीटर इस साइड पानी निकल रहा है, 5 लीटर इस साइड निकल रहा है, और एक बाहर टैप है। बाहर जो टैप है उससे हमारा 3 लीटर पानी आ रहा है, और वो 3 लीटर पानी कुछ ऐसे जा रहा है। कलर चेंज कर देता हूं, जो 3 लीटर वाटर है वो कुछ ऐसे जा रहा है। ऐसे। अब आप खुद ही देख सकते हैं इस सरफेस पर, ये जो हमारी सरफेस है, ये मैंने आपको बताया था जो सरफेस के अंदर जाता है यानी कि सरफेस की ओर आता है, क्लोज्ड सरफेस होती है उसके अंदर जो आता है उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और जो बाहर जाता है उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं क्योंकि अंदर आ रहा है। तो 3 लीटर पानी अंदर जा रहा है, 5 लीटर पानी बाहर आ रहा है, प्लस का 5 माइनस का 3, नेट हमारा 2 लीटर आ गया इस सरफेस से जो निकल रहा है। इस सरफेस को अगर कंसीडर करें, इस सरफेस को, यहाँ पर आप देखिए निकलने वाला जो पानी है वो पॉजिटिव का 3 है, जबकि इस सरफेस से जो निकल रहा है, और यहां से जो निकल रहा है वो हमारा प्लस का 5 है। ओवरऑल हमारा 8 लीटर आ गया। नेट 10 लीटर पानी इस सरफेस से निकल रहा है, और हम देख भी चुके हैं 10 लीटर पानी यहां पर था, जिससे इस पूरी सरफेस से 10 लीटर पानी निकलना चाहिए। तो एक कंक्लूजन निकल के आया, बाहर टैप से 3 लीटर पानी था, हमने उसको कंसीडर किया, लेकिन राइट हैंड साइड में जैसे क्यू चार्ज हम लोग लेते थे वो इनसाइड वाला कंसीडर करते थे, उसी प्रकार इस पूरी सरफेस से उतना ही नेट इलेक्ट्रिक चार्ज निकलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी जो इनसाइड द चार्ज रखी होगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो अंदर टैप रखा था जितना पानी उसके अंदर रखा उससे निकल रहा था 10 लीटर का, वही हमने कंसीडर किया क्यू को। एक और तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपने क्यू चार्ज ऐसे रख दिया बाहर और ये क्यू चार्ज अंदर रख दिया, इस क्यू चार्ज से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती हैं बहुत सारी, या किसी मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन किसी चार्ज की वजह से ऐसे बाहर जा रही हैं, ये किसी चार्ज पार्टिकल या किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा देते हैं जिससे पैरेलल लाइंस हमेशा निकलती हैं। आप देख सकते हैं जितना इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इंटर कर रही हैं उतना ही इस सरफेस से बाहर भी निकल रही हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी बाहर की वजह से। लेकिन अंदर जो हमारा चार्ज रखा है क्लोज, इनकी वजह से इफेक्ट तो कुछ नहीं होगा। ई डॉट डी ए को इंटीग्रेट करेंगे पूरे सरफेस के लिए, तो अंदर चार्ज क्यों रखा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट वो ही कंसीडर किया जाएगा। बाहर जितना हमारा निकलता है इंटर करता है उतना ही हमारा बाहर भी आ जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, केवल इनसाइड जो हमारा चार्ज क्लोज होगा उसी को कंसीडर करेंगे। अगर ये आपको क्वेश्चन आ गया है तो हमको एक फ्लक्स कैलकुलेट करके बताना होगा। फाइंड द फ्लक्स इनसाइड द स्फीयर। एक स्फीयर है
यहाँ पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज। इससे हमारा नेट फ्लक्स कितना जनरेट होगा? सभी को पता है नेट फ्लक्स हमारा ई डॉट डी ए पूरे सरफेस के लिए अगर इसको इंटीग्रेट कर दें वो होता है जितना चार्ज अंदर है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर आएगा। बट अगर यही चार्ज हमारा बाहर होता, आप जानते हैं इस चार्ज की वजह से जितनी फील्ड ऑफ लाइंस इससे यहाँ से टर्मिनेट होगी, इसके अंदर की ओर जाएंगी, उतनी ही लाइनें बाहर की ओर आएंगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहाँ से नेगेटिव जा रहा है, मान लीजिए 4 लाइनें अंदर की ओर जा रही हैं तो प्लस की 4 लाइनें बाहर की ओर आ रही हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 हो जाएगा। इस वजह से फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0। फ्लक्स बाई दिस चार्ज, बिकॉज ऑफ ये चार्ज बाहर है, हमारा फ्लक्स 0 आएगा इस केस में। या यूँ कह सकते हैं क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से इनसाइड कोई चार्ज है नहीं, जब इनसाइड कोई चार्ज नहीं तो फ्लक्स 0 आएगा। या ऐसे भी समझ सकते हैं आप इस चीज़ को। काफ़ी तरीके हैं अपनी बात को समझने के और इस कॉन्सेप्ट को समझने के, आप कोई भी तरीका ले सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ पॉइंट गौर करने वाला है, ये क्यू चार्ज इस पूरे सरफेस पर, इस पूरे स्फीयर पर कहीं पे भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं मिड पे हो, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, किसी भी एक जगह हो सकता है। आंसर हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 5 ही होगा क्योंकि वो इसके अंदर है। लेकिन अगर इसके बाहर चला गया तो हमारा ये क्यू चार्ज कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओनली दोज चार्जेस कंसीडर्ड विच लाइज इनसाइड द क्लोज स्फीयर, क्लोज सरफेस, जिसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जैसे कि ये हमारा स्फीयर है और इस पर एक रॉड दी गई जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और ये आर पार्ट है और ये भी आर पार्ट है, इतनी रेडियस इसकी आर है और ये भी आर है। हमें इस रॉड से जो कि इस गॉसियन सरफेस से क्लोज है कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो पता लगाना है। फ्लक्स हमारा क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस पूरी रॉड से जो कि क्लोज है इस पूरे स्फीयर से, उस पर कितना चार्ज होगा। आपको मैंने बताया था Q इक्वस टू या डी क्यू इक्वस टू लैम्डा इंटू डी एल होता है, या टोटल लेंथ होती है जितनी लेंथ होगी। उसी फॉर्मूले से यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल लेंथ हमारी 2r है, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारा फ्लक्स। ये छोटा सा क्वेश्चन था जिसको आपने समझने की कोशिश की आसानी से। एक और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि अगर हमको एक शीट दे दी जाए, इस शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है यूनिफॉर्मली। और एक स्फीयर बना दें अगर, ये ऐसा, ये स्फीयर कैसे इसको कट कर रहा होगा या इस स्फीयर पर कितना चार्ज होगा ये हमें पता करना है। जैसे कि लेमन को आपने देखा होगा कट कर देते हैं तो आपको एक स्फीयर मिलता है ना, एक सर्कुलर टाइप की शेप। वैसे ही आपको जब ये शीट ऐसे कट कर दी जाएगी, लैमिना ऐसे कट कर देंगे इस पूरे स्फीयर को, तो लेमन का जो कटा हुआ पोर्शन होता है वैसे कुछ दिखेगा ऐसा। यहाँ पर हमको कुछ ऐसा एक सर्कल दिख रहा होगा, ऐसा एक सर्कल आप एज्यूम कर सकते हैं, हमको एक सर्कल दिख रहा होगा। मान लेते हैं यहाँ पर इस सर्कल की जो रेडियस है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो y है और इस स्फीयर की रेडियस r है, जिससे x डिस्टेंस पर ये है। तो हम लोगों को y पता चल गया √r² माइनस x²। और इस सर्कल की जो कि क्लोज है इस एरिया से, ये जो हमको सर्कल मिल रहा है इतना एरिया अगर हमें निकालना है, ये जो येलो वाला एरिया है, अगर हमें ये निकालना है, येलो एरिया जो कि क्लोज है इस स्फीयर से भी और इस शीट के द्वारा, इस लैमिना के द्वारा कट भी है, वो एरिया आ जाएगा सिग्मा इंटू ए, और ये एरिया हमारा होगा πr², πy² होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये हमारा फ्लक्स होगा। y की वैल्यू पुट कर देंगे तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे और इसको आप इम्प्लीमेंट करते जा रहे होंगे। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जिस पे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक ऐसी सरफेस दे दी गई है लाइक दिस, ये एक हमको हेमीस्फीयर दे दिया गया है जिसकी रेडियस r है। इस हेमीस्फीयर से यहाँ पर एक q चार्ज रख दिया गया है। इस पॉइंट पर कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा, सभी को पता है हेमीस्फीयर से ऐसे बाहर की ओर यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही होंगी, हर डायरेक्शन में निकल रही होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर भी निकल रही होंगी, लेकिन क्लोज जितना है उससे अगर कंसीडर करें तो इतनी लाइंस निकल रही होगी। अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो आपको पता है इसको अगर हम पूरा क्लोज कर दें सिमेट्री से, क्लोज कर दें तो ये स्फीयर हमारा एक ऐसा बन जाएगा, इतना स्फीयर और आ जाएगा। आपको पता है क्लोज स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है जितना चार्ज क्लोज होता है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स होता है। लेकिन अपने को तो आधा ही गिवन था, ये तो हमने अपने मन से ऐड किया है ताकि सिमेट्री की हेल्प मिल सके। तो हम लोग यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपने एक स्फीयर हेमीस्फीयर दिया गया था, यहाँ पर एक Q चार्ज रखा था, उसको क्लोज करने के लिए सिमेट्री का फायदा उठाया और ऐसा ही एक और स्फीयर जाके इस पर अटैच कर दिया जिससे ये पूरा क्लोज स्फीयर हो गया। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, क्लोज स्फीयर से नेट फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आधा स्फीयर है, इस वजह से फ्लक्स भी आधा होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर हमको ऐसी कोई आधा सिलेंडर दे दिया जाए, यहाँ पर Q चार्ज रख दें, अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना हो तो इसको कंप्लीट करते हुए हम ऐसा ही सिमेट्रिकल एक सरफेस और बना लेंगे जिससे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे हर डायरेक्शन में जाता रहेगा। और हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। इसके आंसर पूरे कंप्लीट के लिए आता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट हमें तो आधा ही गिवन था इतना, इस वजह से 2 यहाँ पर लगा देंगे। इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग कोई ज़रूरी नहीं रेगुलर शेप ही ले, कोई भी ऐसे इरेगुलर शेप ले सकते हैं। इरेगुलर शेप में यहाँ पर अगर Q चार्ज रखा हुआ है तो इसको कंप्लीट करने के लिए सिमेट्रिकली हमें दूसरा ऐसा ही एक सरफेस और लेना होगा। इसको कंप्लीट करने के लिए इसी के सिमेट्रिकल और Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उसका भी आंसर हमारा आएगा नेट फ्लक्स Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता रहा होगा। काफ़ी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे मिलकर काफ़ी बड़े क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। इसी चीज़ को हम लोग इंटीग्रेशन से भी प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो हमको एक स्फीयर दिया गया था, उस स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में निकल रही थी हर जगह। अगर हम लोग यहाँ पर छोटा सा DA एरिया वेक्टर कट कर लें, वो भी रेडियली आउटवर्ड ही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही होगी। ये हमारे DA वेक्टर है, DA वेक्टर रेडियली आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही है। हमें फ्लक्स निकालना है। अगर
आप सभी जानते हैं ई डी ए का इंटीग्रेशन करते हैं अगर क्लोज सरफेस के लिए तो हमें मिल जाता है ई डॉट डी ए वैक्टर को हम लोग इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो भी लिख सकते हैं क्योंकि सारे एंगल ज़ीरो हैं ई और डी ए के बीच का। कॉस जीरो आपको पता है 1 होता है, तो इसको हम लोग हटा के केवल ई डी ए लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग बाहर निकाल लें और डी ए को ऐसे ही रखें इंटीग्रेशन मोड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमको चलता है, मिलता रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट है। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, क्यू अपॉन इन सभी की डिस्टेंस आर है, सभी की डिस्टेंस आर है, तो क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर, और हमारा जो डी ए होगा वो आधी रिंग की वजह से, आधे स्फीयर की वजह से 2 पाई आर स्क्वायर होगा। आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर बट हेमी स्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही चल रहा है, उसको आप क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को 5 भी लिख सकते हैं। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर रख दें, क्यू अपॉन आर स्क्वायर रख दें और यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर रख दें, तो आप देख सकते हैं आर स्क्वायर 2 पाई से 2 कैंसिल हो गया, ओवरऑल आ गया 2 क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स। तो इसलिए हमने गाउस लॉ को वेरीफाई भी कर लिया। गाउस लॉ काफ़ी हेल्पफुल है। इतने बड़े कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने कितनी आसानी से सिमेट्री से सॉल्व कर लिया था। कंप्लीट एक इसको स्फीयर करके, कंप्लीट स्फीयर से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो आधे स्फीयर के लिए क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा।